गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 1 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आज नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े कम हैं और मोस्टली टॉपिक आज आपको रिपीटेड से ही नजर आएंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है, कोर सेक्टर है, अपसपा है, पॉलिसी रेट्स है, ये लगभग आप समझ लीजिए कि आपके रिपीटेड से टॉपिक हैं। तो ये यहाँ पे आपका रिवीजन वाला काम हो जाएगा क्योंकि इसको हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। उसके अलावा यूक्रेन में जो है फाइनली अनेक्सेशन कर दिया गया है रशिया के द्वारा। इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन एल्डरली पॉपुलेशन, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है तो आज एक्सप्लेनर सेक्शन आता नहीं है और टॉपिक्स भी यहाँ पे कम आए हैं। कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं और एक दो छोटे छोटे हमारे पास एडिशनल आर्टिकल भी हैं जो हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट न्यूज से देखते हैं कहाँ से होती है भैया बात शुरू। तो बात ऐसी है कि पुतिन अनेक्सिस फॉर रशियन हेल्ड रीजन्स ऑफ यूक्रेन कॉल्स फॉर द टॉक। तो कॉल्स फॉर द टॉक का मतलब ये है कि उसने बातचीत करने के लिए बेसिकली बुलाया है। तो फाइनली पुतिन ये कह रहे हैं कि भैया जो मुझे अचीव करना था यूक्रेन के अंदर वो अचीव हो चुका है और अगर अभी किसी को मेरे से बातचीत करनी है तो वो बातचीत के लिए आ सकता है, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। तो पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था? 7 महीने पहले, आपको पता ही है। तो यूक्रेन ने जो है नाटो को ज्वाइन करने की थोड़ी इच्छा जाहिर की थी कि मुझे नाटो ज्वाइन करना है और नाटो आपको पता ही है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुप है। कितनी कंट्री है नाटो के अंदर या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं। अब जब यूक्रेन ने जैसे ही ऐसा बोला कि मुझे नाटो करना है तो रशिया को आ गया गुस्सा। रशिया ने कहा कि भैया अगर यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन कर लिया तो नाटो बिल्कुल मेरे दरवाजे के ऊपर आके बैठ जाएगा। उससे पहले क्या हो रहा था 2014 में रशिया ने क्या किया था, जॉर्जिया के ऊपर और यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, जिसमें उसने क्रीमिया वाला हिस्सा जो है वो अपने कब्जे में कर लिया था। तो 2014 के हिसाब से क्रीमिया लगातार रशिया के कंट्रोल में था, राइट। इसे भी एनेक्सेशन कहा जाता है। लेकिन हुआ ये कि ईस्टर्न हिस्से में जैसे ये दोनबास है, दोनेस्क है, यहां पे ऑलरेडी रशिया के सपोर्टर के जो है वो लीडर्स थे, तो उन्हें रेबल्स ग्रुप कहा जाता है। तो ये लोग ऑलरेडी रशिया की हेल्प से यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे थे। ये चाहते थे कि हम लोग रशिया को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन वैसे तो यूक्रेन के अंदर ही है, लेकिन इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है रशिया का। अब उसको लेके तो चीजें हो ही रही थी, लेकिन जैसे ही यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन करने की बात कही तो रशिया ने साफ साफ धमकी दे दिया कि अगर आपने नाटो ज्वाइन किया तो मैं आपके ऊपर अटैक कर दूंगा। तो ये कुछ कुछ चीजें चल रही थी दोनों के बीच में, कुछ थोड़ा बहुत नेगोशिएशन भी हुआ लेकिन बाद में वो फ्रूटफुल नहीं हो पाया और फाइनली जो है 7 महीने पहले रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया तो शुरुआत में ये कहा गया कि ये एक लिमिटेड वॉरफेयर है, एक जो है लिमिटेड मिलिट्री एक्शन है, बेसिकली ये कहा था। मतलब कंप्लीटली वॉर नहीं है, कंप्लीटली वॉर नहीं है, मिलिट्री एक्शन है। तो उस समय क्या हुआ, यूक्रेन की बहुत सारी सिटीज, जैसे इसका मेनली जो इसकी कैपिटल है कीव, ठीक है, कीव के ऊपर अटैक किए गए। दोनबास और दोनेस्क इनको कंट्रोल में कर लिया गया। अभी थोड़े समय पहले खेरोसन और जो है इसको भी कंट्रोल कर लिया गया। मैरीपोल में लेके काफी लड़ाई हुई थी, इसको भी कंट्रोल कर लिया गया। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो ये वाला कुछ हिस्सा जो है अभी इधर ईस्टर्न साइड वाला, ये अभी रशिया के कंट्रोल में कंप्लीटली आ चुका है। हालांकि रशिया ने कीव को कंट्रोल करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाया और यहाँ वाली जो कुछ टेरिटरी है ये यूक्रेन ने रशिया से वापस ले ली है। और यहाँ पे भी इवन थोड़ा बहुत हिस्से के अंदर जो है यूक्रेन ने रशिया से अपनी जमीन को वापस ले लिया है। खैरसोन की अगर आप बात करें और ज़पोरिजिया की बात करें, ये अभी तक पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे अभी भी यूक्रेन का अच्छा खासा कंट्रोल है। हालांकि लड़ाई वहां पे चल रही है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते में यहाँ पे यूक्रेन का पूरा कंट्रोल हो सकता है। तो ये सारी चीजें चल रही थी और थोड़ा सा रशिया बैकफुट पे आ गया था क्योंकि रशिया को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने दिन तक चलेगा। उसको लगा था 2-3 हफ्ते में खत्म करके काम हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और फिर वो जो है नेचुरल गैस को लेके, पेट्रोल को लेके जो है यूरोप को पूरी तरह से ब्लैकमेल किया गया। अभी भी चल रहा है वो पूरा सिस्टम। तो वो सारी चीजें हो रही हैं रशिया के अंदर। तो फाइनली जो है पुतिन भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने जो है एक रेफरेंडम करवाया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे करवाया, ये दोनेस्क आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मेल्टीपोल आप देख सकते हो, मिरीपुल देख सकते हो, लोहांस्क देख सकते हो, दोनबास, ज़ेपोरिजिया, यहाँ पे कुछ सिटीज के अंदर उन्होंने क्या रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम दोस्तों एक वोटिंग होता है, कल हम लोगों ने किया था ना ये वोटिंग। इसमें यहाँ के लोगों ने वोटिंग किया और उनको ये पूछा गया कि भैया क्या आप रशिया को ज्वाइन करना चाहते हो, यस और नो। तो मेजोरिटी लोगों ने कहा है यस। हालांकि बहुत आपको सबको पहले से ही पता है कि कोई फेयर वोटिंग तो है नहीं, राइट। और वैसे भी यहाँ पे तो पहले से ही रशिया के सपोर्टिंग जो है वो लोग रहते ही हैं और जो लोग रशिया का सपोर्ट नहीं कर रहे थे भाई उनकी कन्नी पट्टी पे बंदूक रख के वोटिंग करवा दिया गया।
तो उन्होंने कह दिया यस। यस करने के बाद क्या हुआ, ये जो पार्ट है अभी वो रशिया का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि इनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता है, वो मतलब खुद से ही ना, जैसे कल को आपके मैं घर में चला जाऊं जबरदस्ती, क्योंकि मेरे हाथ में लाठी है भाई, आप कमजोर हो, आपके घर में चला जाऊंगा, आपके 2 थप्पड़ मारूंगा और बोलूंगा चलो यहां से निकलो, ये घर आज से मेरा है। अब उसमें आपकी कोई मंजूरी नहीं है, गांव वाले उस बात से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हाथ में लाठी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी जिसके वेपन उसका यूक्रेन। तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ हिस्सों को बेसिकली अभी रशिया ने क्या कर लिया, अनेक्स कर लिया है, जिसमें आता है आपका खेरसन, डोनेस्क, लुहांस्क और ज़पोरिजिया। खेरसन के अंदर अभी पूरी तरह से रशिया कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसने ये कर लिया। अब ये पता नहीं वो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, जबकि अभी तक तो वहां पे चीजें चल ही रही हैं, लड़ाई वगैरह हो ही रही है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था, ये पूरी कहानी है। अनेक्सेशन होता क्या है, देखिए जो अंडर इंटरनेशनल लॉ है, अनेक्सेशन का मतलब होता है, इट इज अनेक्सेशन इज व्हेन वन कंट्री, जैसे इस केस में रशिया है, फोर्सिबली मतलब जोर जबरदस्ती से अजर्ट करती है अपने कंट्रोल को एंड सोवरेनिटी ओवर अनदर कंट्री, है ना, जोर जबरदस्ती अपने कंट्रोल को दूसरे कंट्री के ऊपर थोप देती है, उसे कहा जाता है अनेक्सेशन। यूजली ये जो है मिलिट्री एक्शन से होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। और अनेक्सेशन जो है वो यूनिलेटरल होता है, मतलब उसमें दूसरी कंट्री सपोर्ट नहीं करती है, यूनिलेटरल होता है, जिसे क्रीमिया का अनेक्सेशन किया गया। टेरिटोरियल कंट्रोल इज डिक्लेयर्ड बाय द ऑक्यूपाइंग पावर, यहाँ पे ऑक्यूपाइंग पावर कौन है, रशिया है, तो उसके द्वारा टेरिटोरियल कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया गया है। द अदर पार्ट्स पार्टी गेट्स नो से, दूसरी पार्टी को तो मतलब ही नहीं है। अब इसमें यूक्रेन का से थोड़ी है भाई, क्या मेरा हिस्सा ले लीजिए, यूक्रेन का कोई इसमें डिसीजन मेकिंग नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं। हाँ, लेकिन अगर यूक्रेन की मर्जी से अगर रशिया उसको लेता तो उसे सिसेशन कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं सेशन। और अगर बिना मर्जी के लेता है तो उसे कहते हैं अनेक्सेशन। ये थोड़ा सा दोनों टर्म में फर्क होता है, आपको हल्का सा पता होना चाहिए। अब होगा क्या, अभी फ्यूचर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब एक बार किसी चीज को वो कंट्री एनेक्स कर लेती है तो वो उसी कंट्री का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रशिया, ये जो खेरोसन है, ज़पोरिजिया है, खेरोसन है और दोनेत्स्क है, ये रशिया का इंटीग्रल पार्ट है। और अगर अभी इनके ऊपर कोई अटैक करता है तो उसे रशिया के ऊपर अटैक माना जाएगा। और रशिया के ऊपर अटैक माना जाएगा मतलब रशिया ने साफ साफ कह दिया कि न्यूक्लियर वेपन का भी यूज कर सकता है। हालांकि मोस्टली एक्सपर्ट ने यही कहा है कि रशिया सिर्फ फालतू की धमकी दे रहा है, उसने न्यूक्लियर कुछ करना नहीं है, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है भाई आज के टाइम में, ठीक है। लोग पहले यूक्रेन को लेके भी ऐसे ही कह रहे थे कि यूक्रेन पर अटैक नहीं होगा, लेकिन वो भी कर दिया। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन रूल्स आउट टॉक विद द पुतिन अनाउंसिंग नेटो बिड। देखिए जब रशिया ने ये सब कर लिया है, अब रशिया को पता है यार उसकी इकोनॉमी भी डाउन जा रही है, लगातार लोग रशिया छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है। उसके भी जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, उसके जो मेन कस्टमर्स थे यूरोप के अंदर, वो नहीं खरीद रहे हैं। तो रशिया को भी पता है कि कहीं ना कहीं अभी इसको आप हमेशा तो नहीं खरीद सकते वॉर को, ठीक है। और ठीक है, रशिया ने जो सोचा था उतना सक्सेसफुल नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसने जुगाड़ कर ही लिया ना अपना। देखिए एक जुगाड़ उन्होंने जो किया है ना वो ये है क्रीमिया, ठीक है, ये क्रीमिया आ जाता है इधर। रशिया चाहता था कि रशिया की मेन लैंड से क्रीमिया तक एक कॉरिडोर बनाया जाए, तो उन्होंने बेसिकली ये कॉरिडोर यहाँ पे बना दिया है एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो उनका कहना है कि भैया हमारा तो जो मेजर गोल था वो अचीव हो ही चुका है, तो क्यों ना बातचीत कर ली जाए। लेकिन यूक्रेन ने बातचीत करने से साफ साफ मना कर दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि आपने मेरे टेरिटरी के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया है, उसको एनेक्सेशन किया है, जब तक मैं उसको वापस नहीं लूंगा तो कोई भी पीस टॉक यहाँ पे होने वाला नहीं। ये कुछ कुछ चीजें उन्होंने कही। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक रेजिज rates by 50 bps brings down the growth outlook to 7%। ग्रोथ आउटलुक मतलब वो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा है। यहां पे जब भी वो रेट्स की बात करता है ना, आपको ये बहुत बार न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। इस रेट्स का मतलब होता है रेपो रेट्स, ठीक है, इसका मतलब रेपो रेट होता है। वैसे हमारे पास बहुत सारी रेट्स होती हैं, वी हैव रिवर्स रेपो रेट ऑल्सो, हमारे पास बैंक रेट होती है, हमारे पास प्राइमरी लैंडिंग रेट होती है, कई सारी रेट होती है हमारे पास। लेकिन जब भी ये रेट बोले न्यूज़पेपर में तो समझो वो रेपो रेट की बात कर रहा है। तो रेपो रेट को इंक्रीज करना, रेपो रेट को डिक्रीज करना, ये एक टूल होता है आरबीआई के पास, और इस टूल को यूज करके आरबीआई बहुत कुछ कर सकता है। मेजर रीजन होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है। ये कैसे कर सकता है आरबीआई? ये कर सकता है रेपो रेट का यूज करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है आरबीआई के पास, ठीक है। और ये आरबीआई सिर्फ अकेला नहीं करता, यानी कि ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने गवर्नर ने बैठ के डिसाइड कर लिया होगा, नहीं, एक प्रॉपर कमेटी होती है जिसे कहा जाता है एमपीसी,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके अंदर 6 लोग होते हैं, वो लोग बैठते हैं बंद कमरे में, डिस्कशन करते हैं, हर चीज रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद उनकी वोटिंग करवाई जाती है। वोटिंग करवाने के बाद डिसाइड किया जाता है कि भैया ये जो रेपो रेट है वो इसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, क्योंकि रेपो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने से मनी सप्लाई के ऊपर सीधा सीधा फर्क पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, आप थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू द अदर बैंक। आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लो मेरा जो अकाउंट है, ठीक है, ये मैं हूं इधर, मेरा जो अकाउंट है वो एसबीआई के अंदर है, ठीक है, एसबीआई, तो मैं एसबीआई का कस्टमर हूं। इसी तरह से एसबीआई का जो अकाउंट है वो आरबीआई के अंदर है। इसका मतलब आरबीआई का कस्टमर कौन है? एसबीआई है। तो जैसे जब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं एसबीआई के पास जाता हूं, एसबीआई मुझे बदले में जो है पैसा देता है, लेकिन जैसे बदले में मुझे पैसा देता है तो मुझसे इंटरेस्ट रेट भी तो लेता है ना, मैं उसको इंटरेस्ट पे करता हूं, जैसे मैं इससे लोन लेता हूं, यही होता है। अब एसबीआई जो है आरबीआई का कस्टमर है, तो एसबीआई जो आरबीआई से पैसा लेता है, मान लो उसने 100 करोड़ रुपया लिया, अब वो फ्री में तो नहीं लेगा ना, बदले में एसबीआई जो है उसको इंटरेस्ट रेट पे करता है। तो आरबीआई जो भी पैसा किसी बैंक को देती है, बोरो करता है जब कोई बैंक, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसी इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रेपो रेट। ये थोड़ा आपने समझना है रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, जैसे मेरा एसबीआई बैंक मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगाता है, ऐसे ही आरबीआई एसबीआई के ऊपर इंटरेस्ट लगाता है, उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं आर रेपो रेट। और सीधी सी बात है भाई, जब ये इंटरेस्ट रेट हाई होता है, मान लो आरबीआई ने एसबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया, तो मैं एसबीआई ने इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया, तो मैं एसबीआई के पास थोड़ी जाऊंगा इंटरेस्ट पैसा लेने, इतना इंटरेस्ट रेट कौन चुकाएगा? मैं पागल थोड़ी ना हूं। इसी तरह से अगर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर देता है तो बैंक आरबीआई के पास जाना बंद कर देते हैं। तो जब बैंक आरबीआई के पास नहीं जाएंगे तो इसका मतलब उनके पास मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि बैंक्स डिस्करेज हो जाते हैं बोरो करने के लिए। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, जब रेपो रेट को डिक्रीज कर दी जाती है तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो बैंक्स एनकरेज होते हैं, आरबीआई के पास भाग भाग के जाते हैं, उससे पैसा लेते हैं, जिससे लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। और जब लिक्विडिटी बढ़ती है मतलब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो मार्केट ग्रो करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है और पहले वाली पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसे कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट का यूज किया जाता है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में। और ये आपको पहले से ही पता है कि जब मनी सप्लाई हाई होती है तो इन्फ्लेशन हाई होता है, और इन्फ्लेशन हाई होता है तो मनी की वैल्यू डाउन चली जाती है, इसके बहुत नुकसान है भाई, है ना। तो आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मनी सप्लाई कंट्रोल करता है और टाइम टू टाइम अपनी रेपो रेट को डिक्रीज और इंक्रीज करता रहता है जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट उसको होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये पुराना कंटेंट है, मैंने आपके लिए कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है, आप इसको क्लियरली देख सकते हो। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रख देना है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसको जो है बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो मतलब वहां पे सेक्शन 45Z भी है, इसको 2016 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। 2016 में जब मोदी सरकार आई थी उसने जो है ये जो है चीजें लागू की थी। और जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई का जो मेजर टारगेट होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, वो 4% का होता है, +- 2 ऊपर नीचे हो सकता है। और 2014 के अंदर उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था एनपीसी को, उसके बाद 2016 में उसको जो है यहाँ पे डाला गया। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो आरबीआई के बैंकों के ऊपर जो है बाइंडिंग होती है। तो बैंक ने अगर आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है तो वो भी बाइंडिंग होती है, डिक्रीज होता है तो वो भी बाइंडिंग होता है, तो बैंकों को मानना पड़ता है। अगर बैंक उसको नहीं मानेंगे तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल यहाँ पे हो सकता है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसी सेम टॉपिक से हमारे यूपीएससी में ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और भी पूछे हैं, मैंने सिर्फ 2 इंक्लूड किए हैं। तो इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हम लोग जब बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड वगैरह की बात करते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, करेंसी की बात करते हैं, करेंसी मनी, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेक्शन से आते हैं, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको पूछा है, स्क्रीन को पॉज करिए, आराम से इसको पढ़िए और कमेंट सेक्शन में आंसर इसका कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये तो कल वाला टॉपिक है, इसको तो मैं रिड्यूस यहाँ से हटा दूंगा, डोंट वरी। तो कहते हैं भैया अप्सपा एक्सटेंडेड, मतलब उसको एक्सटेंड कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है इन नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो किसने बढ़ाया है ये? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अप्सपा को हटाने की, उसको एक्सटेंड करने की, उसको रिड्यूस करने की पावर किसके हाथ में होती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनके हाथ में होती है। लेकिन ये जो पावर सेंटर के हाथ में होती है ना, वो सिर्फ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के केस में होती है। उसके अलावा ये पावर दूसरे स्टेट्स में, उनके स्टेट्स की गवर्नमेंट के पास भी होती है। जैसे मणिपुर में जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है, लेकिन नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सेंटर और स्टेट यूजुअली दोनों के पास होती है। तो कुछ कुछ हिस्सों में बढ़ा दिया है, और कहां कहां पे इंक्रीज किया ये आपको नहीं जानना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जो सेक्शन 3 है अप्सपा का 1958 का, वो कहता है कि एक बार में आप 6 महीने तक उसको बढ़ा सकते हो। तो सरकार ने 6 महीने तक इसको बढ़ा दिया है। हो सकता है उसके बाद हर 6 महीने के बाद सरकार उसको एक्सटेंड करती है, कहने का मतलब ये है। अभी हमारे यहाँ पे अप्सपा कहाँ कहाँ पे है, आप उसको जो है क्लियरली देख सकते हो। तो ये जो आपको डार्क पर्पल कलर नजर आ रहा है ना, ठीक है, जैसे नागालैंड वाला रीजन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन आपको यहाँ पे नजर, डार्क पर्पल वाला जो रीजन है, यहाँ पे अप्सपा जो है इस समय लागू है। ठीक है, जो थोड़ा सा ये लाइट वाला पर्पल आपको नजर कलर आ रहा है, जैसे आसाम से, ठीक है, आप इधर से थोड़ा त्रिपुरा से देख सकते हो, यहां से जो है हटा दिया गया है अप्सपा। ठीक है, ये जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा होगा इधर से देख के, है ना, यहां से हटा दिया, हटाने की प्रोसेस में है, लेकिन पार्शियली लिफ्ट कर दिया गया है, पार्शियली उसको हटा दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको अप्सपा के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अप्सरा की हिस्ट्री देखो तो वो बहुत पुरानी है। बेसिकली अप्सपा का जो जन्म था वो तो बाद में हुआ था, लेकिन 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी स्पेशल फोर्स, उनको अपनी आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई थी, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में जो अंग्रेजों की हालत बहुत खराब कर दी थी हम लोगों ने। तो उन्होंने जो बहुत ज्यादा पावर दे दी थी अपनी फोर्सेस को, कि आप किसी को भी घर पे जाके सर्च कर सकते हो, किसी को भी गोली मार सकते हो, इस तरह की पावर उनको दे दी गई थी 1942 के अंदर। फिर बाद में क्या किया, 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम के अंदर जो है उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि वहां पे जो है एंटी इंडिया मूवमेंट वहां पे चल रही थी, पार्टीशन मूवमेंट चल रही थी। तो 47 में यही चीज हम लोगों ने वहां पे भी लागू कर दिया, अपनी फोर्सेस को हम लोगों ने काफी ज्यादा पावर दे दी गई। तो कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 1958 में फाइनली सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस आसाम एंड मणिपुर, खासकर इन दो स्टेट्स के लिए स्पेशल पावर एक्ट 1958 कर दिया, और नागालैंड के अंदर उसको अप्लाई हम लोगों ने कर दिया अकॉर्डिंग टू आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1955। तो 55 वाला जो था ना वो सिर्फ आसाम को लेके था, लेकिन 58 वाला जो है वो पूरा हम लोगों ने उसको ऑल इंडिया के हिसाब से बना दिया। तो जहां जहां पे हिसाब किताब होता रहा, सिक्योरिटी इश्यूज होते रहे, वहां पे अप्लाई करते रहे। जैसे 1990 में जम्मू कश्मीर के लिए भी पास कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर में भी लगा दिया गया। उसके बाद जो है कई सारी स्टेट जगह पे लगा दिया गया। तो होता क्या है, अगर जहां पे भी सरकार को लगाना होता है, पहले उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने के बाद वहां पे अप्सपा लगा दिया जाता है। तो इस समय नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इन दो में जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। यूजुअली क्या है ना, यहाँ पे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। जब सेंटर ने डिसाइड कर ले तो स्टेट का ज्यादा रोल नहीं रहता है। लेकिन दूसरे अगर स्टेट की बात करें, जैसे मणिपुर की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, ठीक है, यहाँ पे स्टेट के पास भी पावर है सेंटर के साथ साथ, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि अप्सपा के अंदर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस होती है उनको काफी पावर होती है, ओपन फायर कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स का यूज कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अनलिमिटेड पावर है। देखिए, अगर आर्म्ड फोर्सेस को ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पे वो लोग जाते हैं, वहां पे वो एक्शन लेते हैं, बट पहले वार्निंग दी जाती है। वार्निंग के बिना आप यहाँ पे एक्शन नहीं ले सकते, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो वहां पे जो भी एक्शन लेती हैं इंडिविजुअली नहीं लेती हैं, वहां की जो लोकल पुलिस होती है, ठीक है, उसके साथ कोऑपरेशन करके लेती हैं। और अगर वो किसी को भी पकड़ती हैं तो 24 आवर्स के अंदर उसको लोकल पुलिस को सौंपना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको अपने पास रखेंगे पूरा इंटेरोगेशन करेंगे, नहीं, 24 आवर्स तक आप रख सकते हो, उसके बाद आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो इट्स नॉट ए इंडिपेंडेंट बॉडी, कि वो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके साथ मिलकर काम करते हैं आर्म्ड फोर्सेस। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, अप्सपा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंड्स ट्रांसफर ऑफ द 2 चीफ जस्टिस एंड द एलिवेशन ऑफ 3 जजेस। तो भाई जब जजेस को ट्रांसफर करना हो या किसी को अपॉइंट करना हो, ये सारा काम कौन करता है? ये करता है कॉलेजियम सिस्टम।
तो सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम करता है, हाई कोर्ट की बात आती है तो हाई कोर्ट का कोलेजियम करता है। हाई कोर्ट के कोलेजियम से प्रोसेस स्टार्ट होती है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए नीचे वाला ये आप पैराग्राफ पढ़िए। द हाई कोर्ट की जब भी अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए जो प्रोसेस स्टार्ट की जाती है वो की जाती है हाई कोर्ट के कोलेजियम के थ्रू। हाई कोर्ट का कोलेजियम जो है उनके नाम को रिकमेंड करता है, ठीक है। किसको रिकमेंड करता है? स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? उसको गवर्नर को भेजती है। वो सारी चीजें होने के बाद जो है फिर उस प्रपोजल को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से वो प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास सुप्रीम कोर्ट उस पूरे नामों को पढ़ती है, देखती है उनका पूरा हिसाब किताब, उसको फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है रिकमेंड करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो अपनी रिपोर्ट भेजती हैं कि भाई साहब ये जो जज है ये इसमें कोई करप्शन में तो नहीं इन्वॉल्व है, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। वो सारा डेटा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है भैया कोई दिक्कत नहीं है तो वो कोलेजियम सिस्टम को बोल देते हैं कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका नाम वो क्लियर कर देते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इस पर्टिकुलर जज में कुछ दिक्कत है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी ने बोला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को उस नाम को दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए बोल सकती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको नाम को हटाती है या नहीं हटाती है, उसमें फिर सेंटर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ एक चीज होती है कि वो थोड़ा सा डिले कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ इसको जज बनाना है तो बनाना है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस होती है वो हाई कोर्ट के कोलेजियम से शुरू होती है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम तक जाती है, राइट। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के अंदर? भैया एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और उसके अंदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाई कोर्ट के कोलेजियम के अंदर जो है कितने लोग होते हैं? मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर करोगे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? थर्ड जजेस के केस में हुई थी। थर्ड जजेस केस कब हुआ था बताओ मुझे, ऑप्शन देता हूं 1995, 1996, 1997 और 1998। कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे जल्दी से बता दो। तो अभी कुछ जजेस की जो है हेरा फेरी की गई है इधर से उधर। देखिए हर बार आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हर महीने 2 महीने में ये सब होता रहता है, ठीक है। तो कौन जज कहाँ पे गया, क्या रिकमेंडेशन गया, ये सब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पकड़ना है, और कॉन्सेप्ट यही है कोलेजियम। जजेस की जो एलिजिबिलिटी होती है वो थोड़ा सा आप यहाँ पे क्लियरली जाके देख सकते हो। तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि अल्टीमेटली जो अपॉइंटमेंट होती है वो तो भैया प्रेसिडेंट के थ्रू ही होगी, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन इन आवर जुडिशरी। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, है ना, जजेस अपॉइंट जजेस। और इसी को लेके जो है सारी कंट्रोवर्सी चलती है। इनका ये कहना है कि भाई इंडिया की डेमोक्रेसी है, एक रिपब्लिक है, तो यहाँ पे जनता, पीपल, इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जज जो है अपने भाईचारे को ही अपॉइंट कर रहे हैं, चाचा भतीजा सबको कर रहे हैं। आजादी से लेके अभी तक इंडिया में कहा जाता है कि 84 फैमिली ऐसी हैं जिनमें से जज लोग बने हैं, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो फैमिली की तरह चलता है यहाँ पे, ये ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, मैं कोई ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट ऐसा भी मानना है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या इंक्लूड करने की कोशिश की थी सरकार ने, एनजेसी, है ना, जुडिशियल, जो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट को लेके कोलेजियम सिस्टम के अंदर चेंजेस करने की बात की थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो उसमें हाई कोर्ट गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई हम तो गवर्नमेंट है ना, हम तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इसलिए हमारा भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। और एनजेसी उसके लिए हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से कोलेजियम सिस्टम से क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको आराम से पढ़िए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है आप मुझे बढ़िया से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोर सेक्टर स्लोड टू 3.3% ग्रोथ इन अगस्त। तो ये एक हर महीने ये रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमारा कोर सेक्टर जो 2 महीने से थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा था, अभी फाइनली वो स्लो डाउन हो गया है, ठीक है, स्लो डाउन हो गया है। ये कोर जब सेक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे 8 सेक्टर की बात करते हैं। 8 इंडस्ट्री हमारे पास ऐसी होती हैं जो इंडिया के टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% कवर करती हैं। तो अगर इन 8 सेक्टर की परफॉर्मेंस हमें पता चल जाती है तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि भैया इंडिया की इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है। अब कितना स्लो डाउन हुआ कितना नहीं हुआ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हर महीने आप डेटा थोड़ी ना रट्टा मारने बैठोगे,
बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कोर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, देखिए ये 8 कोर सेक्टर की इंडस्ट्री होती है हमारी, ये वेटेज कोई फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, बट दीज आर द नेम ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री: कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और द फर्टिलाइजर। ये आपने याद करना है, रट्टा मार लेना है। और इनकी परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाती है, उसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स होता है। जैसे इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास सीपीआई होता है ना, डब्ल्यूपीआई होता है, ऐसे इसके लिए हमारे पास होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, वो सब जो है मेजर करता रहता है। इसके द्वारा इशू किया जाता है एनएसओ, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। याद कर लेना है, प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाते हैं। इसका जो अभी का बेस ईयर है वो है 2011-12, पहले इसका बेस ईयर हुआ करता था 2004 एंड 5। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं चलिए आज के एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। आज का एडिटोरियल सेक्शन कहता है कि भाई एज इंडिया एजिज कीपिंग एन आई ऑन द एल्डरली। देखिए एल्डरली को लेके भी हम लोगों ने 4-5 दिन पहले भी एक आर्टिकल किया था, तो मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि चाहे जैसे विमेन, ट्राइबल्स, ठीक है, चिल्ड्रन, राइट, जो है कास्ट बेस्ड जो टॉपिक्स होते हैं, कम्युनलिज्म, ठीक है, रिजर्वेशन एंड ऑल दैट, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं, ओल्ड एज पीपल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वल्नरेबल सेक्शन, डिसेबल्ड पीपल, है ना, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एजुकेशन वगैरह हो गया, वो सारी चीजें करके। तो इस तरह के जो भी आर्टिकल आते हैं हमेशा आप उसको जो है प्रायोरिटी के ऊपर बेसिस पे किया करो। तो आज आया है आर्टिकल, कहता है कि एज इंडिया एजिज कीपिंग एन आई ऑन द एल्डरली, मतलब जैसे जैसे इंडिया की उम्र बढ़ रही है हम लोगों को अपने एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। और ये नजर रखने की जरूरत है मतलब खासकर ये आई प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है। आपको पता है ना, जो एल्डरली लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो और आंखें ही दुनिया के लिए हमारा रास्ता आंखें से ही तो होता है ना, हम आंखों से पूरी दुनिया को देखते हैं, उसको समझते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो आंखें बहुत जरूरी हैं। तो जैसे जैसे एल्डरली मतलब पॉपुलेशन बढ़ती रहती है तो आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, तो उसको लेके ही बेसिकली इन्होंने पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। और आज इस आर्टिकल के देने की खास एक वजह यह भी है कि 1 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे फॉर द ओल्डर पर्सन्स। आज है इंटरनेशनल डे फॉर द ओल्डर पर्सन, इसलिए जो है टॉपिक इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो देखिए इनका ये कहना है कि जैसे जैसे इस दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, जितनी पहले बढ़ती थी उतना नहीं बढ़ रही है, क्योंकि बर्थ रेट जो है वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होते नजर आ रहे हैं। और जैसे यूरोप वगैरह के अंदर तो बर्थ रेट जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो यंग लोग होंगे उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी, और जो ओल्ड एज हैं उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जैसे 2050 तक आप ये मान के चलिए कि दुनिया की 16% पॉपुलेशन ऐसी होगी जो 65 प्लस ईयर होने वाली है। अगर इसको मैं 60 प्लस कर दूं तो यही पॉपुलेशन जो है 21 तक चली जाती है। समझ रहे हो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जो हैं 2050 में जाके एल्डरली हो जाएंगे। तो आप भी बूढ़े हो जाओगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो ये हमारे बारे में बेसिकली बात कर रहा है। आगे वाले आने वाले समय तो बच्चे पैदा ही नहीं करते हैं लोग, हार्डली एक बच्चा पैदा करते हैं। तो यंग लोग तो दिखेंगे नहीं, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग दिखेंगे, जैसे अभी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर होता है। और इंडिया जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कोर्स होने वाली है एल्डरली वाले केसेस में भी। ठीक है, तो चाइना, इंडिया जो है सबसे ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन यहाँ पे होंगी। तो क्या है कि ये कहता है कि भाई आई केयर सर्विस एक ऐसी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एल्डरली लोगों के अंदर। देखिए बीमारी वगैरह तो ठीक है, वो तो रोज की सबसे चलती ही रहती हैं, उसको तो टेक केयर करना ही करना है। लेकिन आई एक ऐसी चीज है ना, आंखें और आंखों की रोशनी, आई साइट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इंसान की जिंदगी में। ठीक है, देखिए जो ब्लाइंड है वो तो ब्लाइंड है ही, ठीक है, जो बचपन से अगर ब्लाइंड है, लेकिन जो आदमी ब्लाइंड नहीं था वो बाद में ब्लाइंड हो जाता है। और अगर देखें वो कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वजह से हो गया वो भी एक अलग बात है, लेकिन अगर वो इग्नोरेंस की वजह से होता है तो ये बहुत खराब बात है। तो एल्डरली लोगों की आंखें कमजोर होती हैं, इसलिए उनको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है विद प्रॉपर प्लानिंग। तो उसके बारे में बेसिकली उन्होंने बात की है। तो थोड़ा पहले इन्होंने डेटा वेटा देने की कोशिश की है, तो हमेशा हम लोग डेटा को आधार मान के ही अपना टॉपिक और अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 ये आपने याद रख लेना है, अपने मन से नहीं बोलना एग्जाम के अंदर कि अकॉर्डिंग टू सम सर्वे, नहीं भाई, जब आपको प्रॉपर डेटा दिया है तो उसका नाम लिखो।
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 जो कि पॉपुलेशन के बारे में रिपोर्ट आती है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी है, इसका कहना है कि 2050 तक दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 9.7 बिलियन मतलब 970 करोड़ लोग हो जाएगी, जिसमें से इन्होंने ये कहा है कि भैया 2050 तक क्या होने वाला है पता है आपको, 65 ईयर वाले जो लोग हैं ना वो ज्यादा हो जाएंगे अंडर 5 वाले से। 5 साल के बच्चे जितने, मान लो 10 बच्चे 5 साल वाले हैं, 20 लोग जो हैं वो 65 ईयर्स वाले होंगे, डबल हो जाएंगे उनसे, मतलब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 170 करोड़ 2050 तक। 8 कंट्री दुनिया में ऐसे होने वाली हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन होने वाली है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूएसए, ऐसी कुछ 8 कंट्री हैं जिनके अंदर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन होने वाली है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं एल्डरली लोगों के अंदर, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, आंखों की कमजोरी होना, सुनने में दिक्कत होना, मोर्बिडिटी वगैरह, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आने वाले समय में। इसीलिए इसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में पॉपुलेशन वगैरह चेंजेस हो जाएंगी, बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसलिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर भी प्रेशर बढ़ सकता है। बढ़ सकता है क्या, बढ़ेगा ही। तो जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। जो हमारा सोशल सिक्योरिटी, जैसे हम लोग पेंशन वगैरह कहते हैं, दी जाती है जो ओल्डर पीपल को, ठीक है, उसका भी खर्चा बढ़ने वाला है सरकार का। तो यंग लोग कम होने वाले हैं, तो भैया काम कौन करेगा। ओल्ड एज लोगों की संख्या बढ़ने वाली है, जो सोशल सिक्योरिटी प्रेशर बढ़ेगा, तो काम करने वाले कम हैं, खर्चा करने वाले ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या होगा, वही होगा जो जापान के अंदर हो रहा है। रोबोट्स, मशीनें काम करेंगी, रोबोट्स काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी, कंप्यूटर काम करेंगे, क्योंकि यंग लोग तो काम करने के लिए है ही नहीं। आने वाले समय में जो जापान में प्रॉब्लम हो रही है, जर्मनी में हो रही है ना, वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी होगी। तो आई केयर बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डरली लोगों के लिए। तो हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद ओक्यूलर मोर्बिडिटी इन द आई एल्डरली स्टडी, होम सी स्टडी का नाम है, जो की गई है एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के द्वारा। इनका यह कहना है कि भैया 30% जो एल्डरली लोग हैं, ठीक है, उनको डिस्टेंस विजन की प्रॉब्लम है, और जो 50% लोग हैं उनको जो है हियरिंग की प्रॉब्लम, नियर विजन की प्रॉब्लम है, सॉरी नियर विजन मतलब नजदीक का कम दिखाई देता है। 30% लोगों को दूर का कम दिखाई देता है, मतलब 50% लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ती है कोई भी चीज पढ़ने के लिए। ये इन्होंने कहा है। इन्होंने ये कहा है कि 70% लोग इंडिया में कम से कम एक असिस्टिव डिवाइस रखते हैं। असिस्टिव डिवाइस समझते हैं, जो उनकी हेल्प करता है, जैसे हियरिंग एड हो गया, चश्मा हो गया, ये भी असिस्टिंग डिवाइस होती है। मोस्टली लोगों के पास चश्मा होता है। अब जिसकी आंखें कमजोर होती है ना, उनको लगातार रिस्क होता है। आपकी आंखें अगर कमजोर हैं, आपने चश्मा नहीं लगा रखा है, तो आपको गिरने का खतरा है। देखिए यंग लोग गिर जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड एज पहले ही उनकी बॉडी, शरीर कमजोर होता है ना, फिजिकली वीक होते हैं, गिर जाएंगे तो हड्डी टूट जाती है। ओल्ड एज में हड्डी जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कई बार बाथरूम में गिर जाते हैं ओल्ड एज पीपल, बढ़िया अनफॉर्चुनेटली फिसल जाते हैं। आजकल के बाथरूम भी कैसे बनते हैं, वो फर्श इतना चिकना रहता है ना, उसके ऊपर वैसे ही फिसल जाते हैं। हम लोग फिसल जाते हैं, तो कभी कूला टूट गया, कभी घुटना टूट गया, इस तरह के केस आपको देखने को मिलते होंगे। काफी दिक्कत होती है। और जब आपको दिखना कमजोर हो जाता है तो आपकी मूवमेंट कम हो जाती है। मूवमेंट कम हो जाती है तो आपकी इंडिपेंडेंस कम हो जाती है। इंडिपेंडेंस अगर कम हो जाती है, आपको डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कहां से शुरू करनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन विजन से शुरू करना चाहिए, ठीक है। आंखों का जो इशू है वो सबसे पहले आपको जो है सोल्व यहाँ पे करने की जरूरत है। तो सरकार उसमें क्या कर सकती है, ऑफ कोर्स सरकार बहुत चीजें कर सकती है। असिस्टिव जो डिवाइसेस होती है वो प्रोवाइड करवा सकती है सरकार, इस तरह के पैकेज जो है वो दे सकती है। यूनिवर्सल जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है, उसके अंदर हम लोग आंखें लगातार प्रॉपर तरीके से चेक करवा सकते हैं। किसी को ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, कैटरैक्ट हो गया है कुछ भी, तो सरकार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है सरकार को यहाँ पे किया जाना चाहिए। उसके अलावा जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन वगैरह है, ये चीजें भी डेफिनेटली, क्योंकि आंखों की रोशनी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इनको भी जो है इस तरह से सोल्व किया जा सकता है। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल का यहाँ पे कहना है। कंक्लूजन में आप सिर्फ वही लिख सकते हो कि जो हमारे एल्डरली केयर सिस्टम है उसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, कॉम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, इंटीग्रेटेड करने की जरूरत है हर चीज को, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस को इंप्रूव करने की जरूरत है, सोशो इकोनॉमिक जो रियलिटीज है उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। कोई भी ओल्डरली पीपल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको सर्विस डिनाई होनी चाहिए। हर किसी को यूनिवर्सली जो है चीजें मिलनी चाहिए। इसके लिए जो है क्या किया जा सकता है, सरकार इंश्योरेंस वगैरह को, जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है उसको प्रमोट कर सकती है, ठीक है। जो सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन वगैरह हो गया,
ठीक है, इसको सरकार जो है प्रमोट कर सकती है। जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्पेशल वार्ड बना सकती है एल्डरली लोगों के लिए। हालांकि बड़े हॉस्पिटल में तो वार्ड होते हैं, छोटे हॉस्पिटल में वार्ड नहीं होते हैं। ये सब चीज़ें आप जो है उनको कर सकते हो। या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करवा सकते हो। अगर सरकार चाहे तो जैसे खासकर अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में जो है स्पेशल बस सर्विस लगा सकती है सरकार। तमिलनाडु के वगैरह के अंदर ऐसा किया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, गाँव में घूम के जो है आंखें वगैरह चेक किया जाती हैं उनकी जो ओल्ड एज की। तो इस तरह की सर्विस जो है डेफिनेटली आप कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। तो यही था आज के पूरे एनालिसिस में। टॉपिक आज थोड़े कम थे, तो इसलिए ज़्यादा समय आपको लगा नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे थे जो आपकी रिवीजन आपकी हो गई है, कुछ टॉपिक आपके थोड़े न्यू थे, तो थोड़ा ऐसा मिला जुला थोड़ा हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। कल मिलते हैं नई एनालिसिस के साथ, लेकिन जो एमसीक्यूज आपको पूछे गए हैं उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।